हेलो स्टूडेंट्स, तो वेव ऑप्टिक्स में आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in a particular direction in a plane which is perpendicular direction of propagation of a light wave। यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है इन अ पर्टिकुलर एक्सिस और डायरेक्शन, सो दैट कि जो लाइट वेव्स आगे निकलेंगी वहां पे जो वाइब्रेशन हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। इसको समझने के लिए आप पहले वर्ड समझिए अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होंगी? दे आर द ऑर्डिनरी लाइट। सपोज आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और उससे सारी डायरेक्शन में जो लाइट है वो इमिट हुई, और इस तरीके से वहां पे हमने एक वेव फ्रंट बनाया। ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी लाइट in which the vibration of electric field occur in all directions। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइट की प्रोपागेशन, ये जो हमारा ये वाला पेन है ये है आपकी लाइट की प्रोपागेशन। ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर लिया, आप इसके परपेंडिकुलर लीजिए, ऐसे ये लाइट जा रही है। तो इस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन सिमेट्रिकली इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर लाइट ऑफ प्रोपागेशन। अब अनपोलराइज लाइट एक ऑर्डिनरी लाइट हो गई, मैं फिर बोल रहा हूं, जिसके अंदर लाइट के परपेंडिकुलरली जो प्लेन होगा उस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाइब्रेट हो रहा होगा इन ऑल द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। अब अगर आपको पोलराइज्ड लाइट चाहिए देन यू रिक्वायर अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक पोलरॉइड्स और पोलराइजर्स। ये क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्पेशल तरह के कंपाउंड्स होंगे, या ये कह लीजिए स्पेशल तरह का सब्सटेंस है जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू अलाउ द लाइट इन ओनली दैट डायरेक्शन। जो सिर्फ और उसी डायरेक्शन में लाइट को पास होने देंगे। लेट्स सपोज इसके एग्जांपल है निकोल प्रिज्म या टर्मोलाइन क्रिस्टल। इसको समझने के लिए हमने ये एक पोलरॉइड बनाया है। लेट्स सपोज पीछे से लाइट आ रही है, तो हमने यहाँ पे आप देखिए जो एक्सिस है यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको हमने अलाइन किया है सपोज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या वर्टिकली, वो डिपेंड करता है। इस केस के अंदर हमने वर्टिकली अलाइन किया है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सारे डायरेक्शन में थे, सिर्फ वहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पास होंगे। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं या वर्टिकल लाइट जो है वो पास होगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये साइन है अनपोलराइज्ड लाइट का। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और ये दोनों भी अनपोलराइज्ड लाइट के ही सिंबल्स होंगे। अब यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया पुत्र, और जो स्ट्रेट लाइंस है ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, और ये है क्या? लाइट के एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया? ये वर्ड ध्यान रखिए। उसके बाद जब लाइट बाहर निकली तो आपने क्या देखा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है इन वन डायरेक्शन ओनली। सो पोलराइज्ड लाइट are those lights in which electric field vibrations occur only in a one direction in a plane which is perpendicular to the propagation of a light। अब आप देखिए यहाँ पे सारे डायरेक्शन में है, तो भैया ये वाला पार्ट तो सीधे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्लांटेड या अलग अलग एंगल पे जो आपकी और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो वही रह जाएगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पास हो जाएगा। यानी कि ये कह लीजिए इसका ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा और ये वाला वहीं रह जाएगा। ये समझ में आया आपको? सो दिस इज अबाउट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट्स। तो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले हमने अनपोलराइज्ड लाइट ली, यानी कि एक लाइट जो कि ट्रेवल कर रही है इन एक्स एक्सिस। तो इसके सपोज वाई एक्सिस के मतलब वाई प्लेन के अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे। अब वो साइमल्टेनियसली सारी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो इस अनपोलराइज्ड लाइट को आपने एक टर्मोलाइन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया, जो कि वर्क करेंगे एज अ पोलरॉइड्स, लिखा नहीं है, एज अ पोलरॉइड्स। और इसके अंदर हमने आप देखिए वर्टिकल लाइंस मारी हुई हैं। तो ये वर्टिकल लाइंस क्या है? पास एक्सिस, यानी कि इनके थ्रू लाइट पास हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं होगी। तो जो भी लाइट वर्टिकल वाली होगी वो पास हो जाएगी, या जो भी लाइट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो लाइट आएगी वो आएगी पोलराइज्ड।
अब हमारा क्वेश्चन था कि सर ये वाली लाइट अगर हमें ना पता, क्योंकि हमें नेक्ड आई से खुली आंखों से ये नहीं पता लगता है कि वो लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, तो हमें अगर चेक करना हो कि ये लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप पोलरॉइड को धीरे 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 करके रोटेट करेंगे। जब आप धीरे धीरे करके रोटेट करेंगे तो जो लाइट इमर्जेंट लाइट है, उस इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। जो पहले आई, देखिए पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, जो इमर्जेंट रे फर्स्ट केस में आई वो भी आई नॉट बाई 2 है। वो आई नॉट बाई 2 क्यों है, क्योंकि सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ पाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं आ पाएंगे। तो यानी कि हाफ कंपोनेंट्स विल कम आउट, हाफ विल रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। या ये कह लीजिए वर्टिकल आ पाएंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं आ पाएंगे। इस केस में वर्टिकल आएंगे, ओके। तो इसकी इस रेज की जो बाहर निकले इसकी इंटेंसिटी मेजर करोगे तो आई नॉट बाय 2 होगी। अब क्या करेंगे, अब आप रोटेट करेंगे पोलरॉइड को। रोटेट करने के बावजूद भी अगर सपोज आपने पोलरॉइड ऐसे रखा था, धीरे 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 करके रोटेट कर रहे हो, आप ऐसे ले आए, रोटेट करने के बावजूद भी जो रेज बाहर निकल रही हैं उनकी अगर इंटेंसिटी अभी भी आई नॉट बाई 2 है, तो यानी कि हाफ पार्ट। जब आपने पोलरॉइड ऐसे किया तो भैया ये वाला कंपोनेंट निकलने लग गया, जब ऐसे किया तो ये वाला, जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलने लग गए, वर्टिकल रिस्ट्रिक्ट हो गए। यानी कि अभी भी लाइट उतनी ही बाहर आ रही है जितनी इस केस में आ रही थी। तो ऑन रोटेटिंग द पोलरॉइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रिमेन सेम और इज सेम। अगर ऐसा होता है रोटेट करने पे, तो इसका मतलब आपके पास जो ये जो पहले वाली लाइट है वो कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अगर आप पोलराइज्ड लाइट लेंगे पुत्र, तो सपोज ये लाइट आपने ऑलरेडी पोलराइज कर दी है, अब इसके सामने एक और पोलरॉइड लगाया, अब उससे जो रे निकली वो डिपेंड करेगी इसके पास एक्सिस पे। लेट सपोज पास एक्सिस हमने अगेन वर्टिकली लिया है। अब यहां से जो लाइट निकलेगी वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन होगी वो क्रॉस हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाली लाइट, मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये वाली लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अगेन रोटेट करेंगे आप पोलरॉइड को। अब पोलरॉइड को रोटेट करेंगे 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 तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, धीरे धीरे करके जैसे एंगल चेंज होगा तो इंटेंसिटी जो है वो लाइट की, इमर्जेंट लाइट है, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जिस समय आपका पोलरॉइड इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि पास एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पोलरॉइड लाइट वाइब्रेशन होगा, उस समय भैया यहाँ पे तो कंपोनेंट पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, तो इस तरफ तो कोई लाइट है ही नहीं है, तो यानी कि अल्टीमेटली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सो ऑन रोटेटिंग द पोलरॉइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू द 0 इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब उधर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट देखेंगे, देखिए यानी कि ये लाइट जो है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड हो गई, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई पोलरॉइड रखा हुआ था, है ना। अब यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में मेन है, लेकिन उसके साथ में कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में और कंपोनेंट्स भी आ गए, यानी कि अलाइनमेंट जो है वो हो सकता है आपके पोलरॉइड की इस तरीके से बनाई गई हो। तो ये है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के सामने फिर पोलरॉइड रखा जिसके एक्सिस जो है वो अगेन वर्टिकल है टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। अब ये लाइट बिल्कुल पास कर जाएगी सीधा, ठीक है। ये कंपोनेंट का अगेन वर्टिकल कंपोनेंट पास होगा, हॉरिजॉन्टल तो पास होगा नहीं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, ये खुद ही अपना वर्टिकल कंपोनेंट लेके आया हुआ है, तो ये इसीलिए तो पार्शियली पोलराइज्ड है। अब इससे जो लाइट निकली वो होगी आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब इसको चेक करने के लिए आप रोटेट करेंगे पोलरॉइड को, तो आप चेक करेंगे जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को, वो अगेन मैक्सिमम से मिनिमम होगी, लेकिन इवन पोलरॉइड जब परपेंडिकुलर भी हो जाएगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तब भी उसकी इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, मैक्सिमम टू मिनिमम बट नेवर बी 0। सो दिस इज हाउ अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो मतलब नेक्स्ट टाइम मेलस लॉ क्या कहता है, मेलस लॉ क्या कहता है, कहता है जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है that is directly proportional to the square of cosine of angle between the pass axis of two polarities। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं और सपोज करते हैं उसकी इंटेंसिटी जो है वो 2I0 है, डिवाइड बाय 2 करना होता है ना, इसलिए हमने पहले 2I0 ले लिया। अब इसके आगे हमने एक पोलरॉइड रखा, से पोलरॉइड P1,
और इसके जो पास एक्सिस हैं दे आर अगेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अच्छा जी, अब इससे जो रे निकली वो है आपकी पोलराइड लाइट, और उस पोलराइड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो है I नॉट। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। अब इसके आगे एक और पोलराइड रखा आपने, से पोलराइड P2, इसको एनालाइजर भी कह सकते हो आप। अब इसके जो पास एक्सिस हैं दैट मेक एन एंगल थीटा विद द पास एक्सिस ऑफ पोलराइड P1। तो सपोज ये पोलराइड P1 के एक्सिस हैं और ये पोलराइड P2 के एक्सिस हैं, विच आर एट एंगल थीटा विद ईच अदर। अब यहां से जो रेज निकलेंगी उनका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि बाकी एक्सिस तो रोक दिया आपने, सिर्फ ये वाला एक्सिस जो है वो बाहर निकलेगा, यानी कि आपके पास जो अगेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगी उसका स्लांटिंग पार्ट, यानी कि इस पास एक्सिस के अलोंग जो लाइट का कंपोनेंट होगा वही निकल पाएगा। इसको हमने कहा इमर्जेंट लाइट। अब सर इस इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जो है अकॉर्डिंग टू मेलर्स लॉ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो वी कैन से I is equal to I naught cos स्क्वायर थीटा। सो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि जब लाइट, एक ऑर्डिनरी लाइट जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी बाय सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। सपोज हमने एक मीडियम का बाउंड्री लिया, मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है वाटर। तो जब वाटर और एयर को सेपरेट करने वाले सरफेस से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तब वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अनपोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड रहेगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब ये देखिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी शो करते हैं कि अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये डॉट वाला आप हॉरिजॉन्टल मान लो, ठीक है। तो यहां से रे गई और यहां से ऐसी चलेगी, लेकिन जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस गई है, जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस गई है उसके अंदर मेनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कुछ इक्का दुक्का वर्टिकल कंपोनेंट भी अवेलेबल हैं। अब जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है ये बेसिकली डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि आप पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट रे को वेरी कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि वो पार्शियली पोलराइज हुई है ना। तो अगर आप 100% पोलराइजेशन चाहते हो तो आप कर सकते हो इवन विदाउट प्रिज्म, विदाउट पोलराइड। यहां कोई पोलराइड नहीं यूज किया, पानी और हवा ही तो है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, कहता व्हेन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। ये कंडीशन है, जब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री हो जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 100% फुली पोलराइज हो जाएगी, यानी कि सर ये चीजें गायब हो जाएंगी, सिर्फ यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाएंगे। मेरी बात समझ आई पुत्र? So it means degree of polarization is depend upon the angle of incidence, and at a particular angle of incidence when the angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree, at that time the reflected ray is 100% or fully polarized। तो पुत्र डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है जी। अब हम स्टडी करेंगे ब्रीविस्टर लॉ। तो लेट्स सपोज कर लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उस समय कहलाएगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रीविस्टर एंगल, ठीक है। IB या IP दोनों टर्म से आप डिनोट कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल IP है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो सर ये एंगल भी IP हो गया। क्लियर हो गया? ये एंगल भी IP हो गया। अब ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये टोटल 90 डिग्री है पुत्र। तो ये एंगल IP है तो ये 90 माइनस IP हो गया, 90 माइनस IP हो गया। सही है गलत है पुत्र? अच्छा, अब इन दोनों रेस के बीच में एंगल कितना है? आपने कहा 90 डिग्री। ये 90 माइनस IP है तो ये IP हो गया। अच्छा, फिर ये वाला देखिए, ये सरफेस, ये नॉर्मल और ये वाला सरफेस, ये भी तो 90 डिग्री है। अगर ये IP है तो ये 90 माइनस IP हो गया। ये समझ में आया? मैंने इधर लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन IP, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस IP। इतना हो गया तो स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला साइन I अपॉन साइन R is equal to the refractive index of that medium in which refraction occur with respect to the first medium। तो मैंने μ2 by μ1 लिखा है। यहाँ पे आपने फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लिया था हमने, तो हमने सपोज 1 ले लिया, नीचे हमने वाटर लिया था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज म्यू लिया और वेलोसिटी v2 हो, ठीक है जी। अब I की जगह IP पुट करो, R की जगह 90 माइनस IP पुट करो, तो इसको आप μ2 by μ1 भी लिख सकते हो।
तो म्यू2 की वैल्यू म्यू है और म्यू1 की वैल्यू 1 है। तो यानी कि साइन आईपी अपॉन, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस आईपी क्या होगा, कॉस आईपी। तो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इज इक्वल टू म्यू, एंड साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इज tan आईपी विच इज इक्वल टू म्यू। दिस इज योर ब्रेविस्टर लॉ।